नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जो भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका यहां पर एड्रेस शो हो रहा है आपको। उसके बाद जो इंस्टा का पेज है हमारा उसको भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो आज जो पहला टॉपिक है जीएस पेपर 1 कोर टॉपिक है आपका ये ज्योग्राफी का। मानसून रेनफॉल जो बोल रहे हैं उसमें डेफिसिट आया है, डेफिसिट और एक्सेस उसकी बात कर रहे हैं। देखिए सीधी बात है कि जो मानसून है उसमें वर्षा की मात्रा की निश्चितता नहीं है, ये एक समस्या है। क्यों है? क्योंकि जो हमारी एक जो क्लाइमेटिक जो हमारे यहाँ फीचर बताया जाता है कि हमारे यहाँ किस तरीके की जलवायु है भारत में, अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि ट्रॉपिकल मानसून, मतलब उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल और मानसून क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया आपका, एक तरीके से लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये आपका अक्षांश पर आधारित शब्दावली है। और जो मानसून है उसका मतलब है आपका पवन, पवन, ठीक है ना, विंड जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है पूरे के पूरे क्लाइमेट को क्या करती है, मूर्त रूप प्रदान करती है। हमारे यहाँ मानसूनल जो विंड है, हमारे यहाँ आज भी जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी देखें एग्रीकल्चर की, अगर कृषि क्षेत्र की निर्भरता देखें तो 60% आज भी जो एग्रीकल्चर जो होता है वो आपका मानसून पर बेस्ड है। बाकी 40% पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिंचाई वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। तो अब देखिए मानसून को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है। तो कभी ये ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। एक ही साथ आप मैप में देखेंगे अगर भारत में तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट साइड बाढ़ आ रही है तो उसी समय जो नॉर्थ वेस्ट वाला हमारा पार्ट है यहां पर सूखा पड़ रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहां आप देखेंगे तो वर्षा की मात्रा जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ घटती चली जाती है, आप लोग देखते होंगे, है ना। तो साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट जो हमारे यहां मानसून होता है ना, विंड्स होती हैं, जो शाखाएं हैं आपकी उसकी बात कर रहा हूं मैं आपको। एक लौटता हुआ मानसून है ना, एक जो मेन मानसून है हमारा, ठीक है, साउथ वेस्ट वाला जो ऐसा आता है आपका लौटता हुआ जो यहां से आ रहा है आपका, है ना, जिससे यहां पर साउथ में तमिलनाडु वगैरह में बारिश होती है। तो यहां पर क्या है, मानसून को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जब विशेषता पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सब हम पढ़ते हैं कि उसमें अचानक प्रस्फुटन कैसे हो जाता है, उसमें एकदम से विक्षेप कैसे हो जाता है मानसून में, है ना। मानसून जो है वो कब प्रबल होता है, कब वीक हो जाता है ना। तो मानसून के जो स्पेसिफिक फीचर्स देखेंगे वहां पर उनके आगमन प्रस्थान में हमेशा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता देखते हैं, वही यहां पर एक कारक है। दूसरा, अचानक से कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, प्रस्फुटन। एक ब्रेक्स इन मानसून, मतलब मानसून में विक्षेप और वर्षा में अनिश्चितता उसी से रिलेटेड है। ये मानसून कोर टॉपिक है, हमको रेडी करना है, मेंस के पर्सपेक्टिव में हमेशा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी जो है वो आपका बेस है जीएस का, भले ही ज्योग्राफी में है। अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ गई तो वहां की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, वहां पर जो इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर जो है वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है ज्यादा, उस हिसाब से वहां पर जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो कैसे हैं, तो उस देश की पूरी व्यवस्था को समझा जा सकता
सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। जीएस पेपर 1 का पार्ट है, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद गोल 2.0 डिजिटली अपस्किलिंग यूथ, है ना, ट्राइबल्स से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल ग्रुप्स को एम्पावर्ड करने के लिए, इसको हमने पहले भी देखा था, ठीक है ना। ये फेसबुक जो मेटा है उसके साथ हमारा ज्वाइंट क्या है, इनिशिएटिव है, पार्टनरशिप है, किसका, ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है। इसको ये इंपॉर्टेंट है, आप सेकंड पेपर में रख सकते हैं। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत है ये आपका, स्किल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। तीसरा, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां से अमेरिका ने जो अपनी वहां से जो फोर्स है उसको भी वापस बुला लिया है। उसके बाद अफगानिस्तान में अब तालिबान जो है वापस से वहां पर शासन कर रही है। तो ये भारत के लिए किस तरीके से स्ट्रैटेजिक जो है, एक तरीके से कंसर्न या रणनीतिक रूप से किस तरीके से चुनौती उत्पन्न कर रही है, इसको देखने की आवश्यकता। हालांकि अभी भारत ने अफगानिस्तान में एम्बेसी स्थापित कर दी, इसका मतलब ये कि हमने कहीं ना कहीं तालिबान के शासन को लेजिटिमेट जो है वो बता दिया है या उसको लेजिटिमेसी दे दी है। तो इस संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बीच की एक कड़ी है। आप अगर सेंट्रल एशिया की बात करें, वेस्ट की तरफ जाने की, मिडिल ईस्ट की बात करें, है ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक क्या है, प्लेस है, ठीक है। और फिर टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उससे भी रिलेटेड है ना। गोल्डन जो आपका ट्रायंगल वाला एरिया आप देखते हैं, टेरर फंडिंग वगैरह आप देखते हैं, उसके उस संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपके पूरे भारत में, चाहे इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्या है, आपका फैक्टर है। तो इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद सीडीआरआई की बात करेंगे, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पीएम ने न्यूयॉर्क में 2019 में इसकी घोषणा की थी, है ना। तो ये एक तरीके की क्या है, एक ऐसा गठबंधन है जिसमें पूरे विश्व भर में जो आपका आपदा वगैरह आता है तो उससे बचाव के लिए किस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर का हम जो है वहां पर निर्माण करें कि उसका जो है ऋणात्मक प्रभाव कम कर सके, है ना। उससे संदर्भित है आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत भी इसको रख सकते हैं। तो आपका ये इंटरनेशनल लेवल पे है, जहां पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर सब विशेषज्ञ मिलेंगे, एक दूसरे के एक्सपर्टीज को भी वो एक्सचेंज करेंगे, फंडिंग की भी व्यवस्था होगी, है ना। जो ज्यादा वल्नरेबल है ऐसे देश, उनको ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, और जो बेसिक सर्विसेज हैं वो आपकी हमेशा अवेलेबल रहे डिजास्टर के टाइम पे भी, है ना। पोस्ट डिजास्टर रिलीफ के संदर्भ में भी कैसे वहां पर हमको रिस्पॉन्ड करना, इन सबसे रिलेटेड इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा। तो जैसे एनवायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, अगर इस पर कोई ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है तो वहां पर हम अगर पे कर देते हैं उसके बिहाफ पे, तो हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं। वैसी चीजों को जो है यहां से संदर्भित करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है और भी जो प्लेयर्स हैं वो इतने ज्यादा जो है प्रोत्साहित नहीं है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत अच्छा विचार है। जैसे आप कार्बन ट्रेड वगैरह के बारे में भी सुनते होंगे, है ना, कि जिसने ज्यादा कंजर्वेशन कर लिया, जिसने क्लीन एनर्जी वगैरह के थ्रू जो उनका एमिशन था उसको कम कर लिया, तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो ट्रेड वगैरह भी कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, इस फील्ड में आगे आएंगे, तो अल्टीमेटली उससे रीस्टोर होगा जो हमारे एनवायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे, बायोडाइवर्सिटी पे जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह के कारण बहुत सारी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है मानव जाति को, मानव समुदाय को, तो उसको कम किया जा सकता है। उसी से रिलेटेड एनवायरमेंट का पार्ट है थर्ड पेपर का, इसको देखेंगे हम लोग। तो पहले टॉपिक को हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए यहां पर ये बताया जा रहा है कि वर्षा के फैक्टर्स को निर्धारित करने वाले क्या कारक हैं, है ना, मानसून में विलंब क्यों हुआ, है ना। तो देखिए सीधी बात यह है कि हम एल नीनो का भी नाम सुनते हैं, लालीना जो है, एल नीना जो है उसके बारे में सुनते हैं हम लोग कि एल नीनो के कारण जो है वो हमारे यहाँ जो है वर्षा जो है वो कम हो जाती है ना, हमारे यहाँ जो मानसून है वो वीक हो जाता है। हालांकि वो भी पूरी तरीके से प्रूव्ड नहीं हुआ, लेकिन एक कारक है, क्योंकि मानसून जो है आज तक भी रिसर्चर्स के लिए, ज्योग्राफर्स के लिए एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट 1, 2 पेज, 3 पेज में आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेनी है, और उतना ही आपके काम में आएगा मेंस में, इंटरव्यू में, चाहे प्री में पूछा जाए, ठीक है। तो अब ये समझिएगा कि मानसून के आगमन और प्रस्थान में जो अनिश्चितता की बात हम कर रहे हैं, तो दोनों संदर्भ में कर रहे हैं। अगर मानसून के आगमन और प्रस्थान में अनिश्चितता की बात करें तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, ये आपका अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल वाला जो आपका क्षेत्र हो गया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ये साउथ वेस्ट मानसून की, ना कि नॉर्थ ईस्ट की, जो आपका यहां से आ रहा है ना, मेडिटेरेनियन सी से होके आने वाला जो आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो उससे रिलेटेड है। आपको पता होगा जो ठंडी में जो लौटता हुआ मानसून
मानसून जो बारिश करता है। तो ये जो बात कर रहे हैं मानसून के आगमन में लेट हुआ या अनिश्चितता है, ये हम किससे संदर्भित करके बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम, मतलब मेनली ये जो संबंध है वो साउथ वेस्ट मानसून से है। ठीक है, अब ये समझिएगा कि अगर अवधि में अंतर की बात करें हम, तो सीधी बात है कि अगर आप मैप में भारत में देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर अवधि में अंतर दिखाई देता है आपको, वर्षा की मात्रा में भी जो है आपको फर्क दिखाई देता है। इसी तरीके से दक्षिण से उत्तर की ओर भी जो है वो इस तरीके का प्रभाव दिखाई देता है। और याद रखिएगा कि जनरली जो देखा जाता है कि अगर मानसून का जो आगमन है लेट हो गया तो उसका प्रस्थान भी जल्दी हो जाता है। सामान्यतः शब्द लगा हुआ है, मेरे शब्दों को जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लीजिएगा। अब अगर मानसून आगमन की बात करें हम, तो अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहां पर 20 मई को आ जाता है, और मुख्य भूमि की बात करें अगर हम तो 1 जून से आ जाता है। और मानसून जो आगमन है दक्षिण से होता है, प्रस्थान आपका नॉर्थ से होता है। ठीक है, अब समझिएगा कि जो कालिक डिफरेंस भी देखा जाता है वर्षा में, तो एक ही क्षेत्र में अलग अलग जो है वर्षों में भी अंतर देखा जाता है। तो मानसून का आगमन और प्रस्थान जो है उसमें अनिश्चितता अवधि में अंतर होता है। ठीक है, अब मानसून में एकदम से अचानक प्रस्फुटन है ना, तो अब ऐसा समझिए कि कहीं पर जो आपका ये वर्षा करने वाली जो हवाएं हैं वो ब्लॉक हो जाए, जैसे आप जो है आपका मासिन राम वाला क्षेत्र या नॉर्थ ईस्ट में जो गारो खासी जयंतिया वाला ये जो एरिया है वहां पर पहाड़ी है, अब जो आर्द्रता से युक्त हवा गई वहां पर तो ब्लॉक हो गई, तो बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हो जाती है, अचानक प्रस्फुटन। अब मान लीजिए वहां पर कोई ट्रफ बना हुआ है, ट्रफ मतलब लो प्रेशर जोन। एक बात समझिएगा बारिश होती कैसे है, देखिए कोर पार्ट है। अब ये हम किस तरीके से करंट अफेयर्स में जिस टॉपिक को देखें उसको हम कोर टॉपिक में बिल्कुल सशक्त कर ले, यही जो है पसंद करता है यूपीएससी। हमेशा क्वेश्चंस भी वैसे फ्रेम किए जाते हैं। अब आप समझिएगा वर्षा का पैटर्न बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझिएगा, कहीं पर टेंपरेचर ज्यादा हुआ तो हवा गर्म हुई, जब हवा गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी जैसे ही तो वो ठंडा होना चालू हो जाएगी और उसमें आर्द्रता जो है आती जाएगी। जब उसकी वो आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी तो वो उसको ड्रॉप कर देगी। अब वो जो है वर्षण, इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, वो कई फॉर्म में हो सकता है ना, जैसे कि पानी के बूंदों के रूप में जिसको हम वर्षण सामान्यता बोलते हैं, उसके बाद ओले के रूप में बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो फुहार के रूप में, कई सारे फॉर्म में वहां पर प्रेसिपिटेशन हो सकता है, इसको वर्षा बोलते हैं हम लोग। तो जहां पर भी आपका वर्षा होती वहां पर ट्रफ वगैरह बनता है, जो मानसूनल हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर मानसून में एकदम से प्रस्फुटन, तो वहां पर कोई ट्रफ वगैरह बन जाता है ना। तो ट्रफ जो है जितना ज्यादा वहां पर जो है डिफरेंस होगा टेंपरेचर में, प्रेशर में, है ना, और जिस तरीके से वहां पर अगर कोई रेन जो आपकी विंड को रोकने वाला कोई स्थान है, जैसे पहाड़ वगैरह नहीं होता जो उसको सील कर देता है, एक तरीके से चोक कर देता है, सीलिंग की तरह काम कर देता है, वो तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो पूरे तंत्र को चोक कर देता है, तो उस वहां पर एकदम से प्रस्फुटन हो जाता है ना। और इसी तरीके से मानसून विच्छेद की घटना भी आप देखते होंगे, तो उसका एक कारण है। कारण ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि जो आपका उत्तर का मैदान है यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए जेट स्ट्रीम का भी यहां पर जो है प्रभाव देखते हैं। किसमें देखते हैं हम जेट स्ट्रीम का प्रभाव, किसमें देखते हैं बताइएगा? हम देखते हैं मानसून में। अब समझिएगा कि जो आपका जेट स्ट्रीम है, अब ये देखिए कोर कॉन्सेप्ट है, यहां कम टाइम है लेकिन ध्यान से समझिएगा इस चीज को, और ये कोर पार्ट है। जैसे जहां पर हम विंड्स वगैरह की बात करते हैं, तो अगर मानसून में हम जेट स्ट्रीम का प्रभाव देखें तो जो दो जेट धाराएं हैं उनका प्रभाव देखते हैं हम। एक होता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना। ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर आती है। हिमालय के पास जब ये आएगी, जो हिमालय वाला हमारा क्षेत्र है, जब यहां पर ये आएगी तो दो भागों में विभक्त हो जाएगी, दो भागों में विभक्त हो जाएगी। ये आ रही है आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही है, ठीक है। अब ये समझिएगा कि दो भागों में जब ये विभक्त हो जाएगी तो हिमालय के ऊपर जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो जेट स्ट्रीम की उपस्थिति के लिए अनुकूल नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? उत्तरी मैदान में मानसून गर्त की बात कर रहे हैं, ट्रफ की जो लो प्रेशर जोन है। अब अगर इसका एक भाग उत्तरी मैदान के ऊपर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचलित होता रहता है, ठीक। अब गर्मी का जब आगमन होता है तो जो आपकी वायुदाब पेटियां हैं उसका क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। जो आपकी नॉर्थ साइड की जो आपकी वायुदाब पेटियां हैं वो ऊपर की ओर और क्या हो जाती हैं? विस्थापित हो जाती। कारण क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या है?
आपके सूर्य का वहां पर क्या देखा जा रहा है, संचलन देखा जा रहा है। तो वायुमंडलीय पर संचलन भी वैसे ही होगा, उसका भी भाग ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। अब उपमहाद्वीप में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इसमें धरातली स्थिति जो है सामान्य रहती है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, अगर इसकी उपस्थिति यहां पर हो जाएगी, उसके कारण क्या होता है कि जो आपकी जेट धारा है ना, ये जो जेट धारा है उसका जो विस्थापन है, वहां से डिस्प्लेसमेंट है, वो बहुत जटिल हो जाएगा। और जब तक ये आपकी विस्थापित नहीं होगी तो वो उसमें वहां पर वर्षा को रोक देगी। ठीक है, जब तक नदन जो हमारा प्लेन है उसके ऊपर ये जेट धारा होगी, तब तक मानसून को रोक देगी, ब्रेक कर देगी, उसको विच्छेद बोलेंगे। इससे भी मानसून के आगमन में अनिश्चितता आ जाती है। और इसके कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है उसमें प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जैसे ही इंक्रीज होगा और जैसे ही सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जैसे ही उत्तर की ओर ये विस्थापित हो जाएगी तो मानसून का आगमन हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, ये समझ लिया आपने। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसका एक भाग जो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है संचलित होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर संचलित होता है। ठीक है ना, आरोहित जो पवनें होती हैं, जो पवनें उठ रही होती है, आरोहित मतलब ऊपर की ओर उठ रही होती है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है ना, तो अब उसमें आप देखेंगे ट्रॉपिकली जो आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, उसके नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है ना, ये मानसून के तंत्र को पूरा करता है और अंततः ये जो है मानसून प्रस्फुटन में भी अपनी जो है भूमिका का निर्वहन करता है। अब समझिएगा, ये थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, लेकिन आप इसको सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेट करके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बता रहे हैं। देखिए, इस आर्टिकल में जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस साल जो है मानसून में कमी है, वर्षा में कमी आ रही। तो अब उसको आप सोशियो इकोनॉमिक जो भी आपके इंडिकेटर्स हैं, जो भी आपके आउटकम्स हैं, उनसे आप रिलेट करेंगे तो सीधे सीधे बारिश से सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब यहां पर ये बता रहे हैं कि बहुत सारे यहां पर कारक जो हैं वो ज्योग्राफर्स और जो भी आपके रिसर्चर्स हैं वो बताते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जो है। यहां पर बताया जा रहा है कि इस साल जो है पिछले वर्षों की तुलना में 1 जून से 23 जून तक जो बारिश हुई है वो कम हुई है 2%। पहली चीज 2% बारिश जो है कम हुई है। अब इसमें ये परसेंटेज बता रहे कि टोटल रेनफॉल जो है वो कम हुआ है। 34% जो है सेंट्रल इंडिया में, 15% पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, और 32% ज्यादा रिसीव हुई है ये आपकी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, और 7% ज्यादा जो बारिश हुई है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, अभी तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर बता रहे हैं कि मानसून के दौरान जो आपकी बंगाल की खाड़ी से, जो बंगाल की खाड़ी वाली जो ब्रांच है, 2 शाखा हो गई मानसून की, अरेबियन सी वाली और बंगाल की खाड़ी वाली। तो ये जो शाखा जा रही है, ये यहां से जब आपका नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जब आपकी एंट्री करेगी ये, ठीक है, तो यहां जबरदस्त बारिश होती है। तो जो आर्द्रता युक्त जो आपकी ये वायु गई, जो पवन है, विंड बोलिए उसको आप, तो जो पूर्व पश्चिम उन्मुख जो पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, असम, मेघालय, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा वर्षा करती है। उसका कारण ये कि वहां पर वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है ना, जो वेन्स होती है ये आपकी। ठीक, अब इसके कारण समझिएगा कि भारी वर्षा की घटना के कारण यहां पर जो है ट्रफ रेखा की उपस्थिति है ना, और बहुत बड़े पैमाने पर आर्द्रता भी उत्पन्न हुई होगी। तो जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी उतनी ज्यादा बारिश होगी वहां पर, और ट्रफ तो बनेगा ही जहां पर हैवी रेनफॉल हो रहा है। वहां पर अगर ट्रफ नहीं बनेगा, जैसे वहां पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर जोन बन जाएगा। जब लो प्रेशर होगा इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर हवा राइज करेगी। अब अगर उसमें आर्द्रता ज्यादा है तो वहां बारिश भी ज्यादा होगी। बस उसको कहीं पर टकरा के, जैसे पहाड़ वगैरह होती तो उससे टकरा के रुकने की आवश्यकता है, नहीं तो वो बाईपास हो जाती। तो यहां पर टकराने के लिए उसको बहुत सारी जो है आपकी रेंजेस मिल जाती है ना, इस नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है, तो वहां पर बारिश ज्यादा हो जाती है। ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नई चीज नहीं इसमें। अब यहां पर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कौन से हैं रेनफॉल पैटर्न को। अब देखिए, भारत में अगर हम ये बात करें कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ वर्षा का वितरण होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको कोर कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर वर्षा के वितरण की बात करें भारत में, तो अगर ग्रीष्म काल में बात करें तो 75 से 80% जो वर्षा होती है हमारे यहाँ वो ग्रीष्म काल से ही प्राप्त होती है। अब प्री मानसून वाली जो वर्षा होती है, जैसे गोवा में जिसको आम्र वृष्टि बोलते हैं, अल्फांसो के लिए आपकी लाभदायक है वो, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं कर्नाटक में, पूर्वी तटीय राज्य असम, बिहार, वेस्ट बंगाल में जो है थंडर स्टॉर्म जिसको बोलते हैं आप, काल बैसाखी, वो होती है आपकी। ठीक, अब उसके बाद एक तो प्री मानसून हो गया, दूसरा साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा जो नॉर्मल है ना। वर्षा प्रणाली का निर्धारण मुख्यतः साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है, क्योंकि 60% जो टोटल रेनफॉल है वो इसी से होता है। इसमें प्रेसिपिटेशन का आप जो आपका टाइम देखेंगे
देखेंगे तो 90 डेज रहता है लगभग, है ना, 3 महीने इसलिए बोलते भी है, ठीक है। उसके बाद एक वर्षा का और भी आधार है हमारे यहाँ, जो ट्रॉपिकल साइक्लोनिक जो हमारे यहाँ रेनफॉल होता है, ठीक है ना। ठीक, अब ये समझिएगा कि उसके बाद दूसरा स्रोत क्या है जहां से 20% हमारे यहाँ रेनफॉल होता है, तो भैया शीतकाल होता है। उसमें एक तो लौटता हुआ मानसून जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं आप, नॉर्थ ईस्ट मानसून, है ना। उसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा, जहां पर हमारे यहाँ जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है पंजाब हरियाणा, वहां पर गेहूं की 2 फसलें भी लगाई जाती हैं उसके कारण, ठीक है ना। तो ये एक तरीका हो गया आपका, ठीक। अब साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो इसमें फर्स्ट डायरेक्शन, ये बेसिक है हमारे यहाँ, इसमें एक अरब सागर शाखा है, उससे जो मुख्यतः बारिश होती है वो कहां कहां पर होगी, अगर मैप में देखें हम, पश्चिमी घाट वाला एरिया, है ना, पश्चिमी जो राज्य है वहां पर होगी, ठीक है ना, पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र और उससे रिलेटेड, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, और थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर सेंट्रली जो हिली रीजन है वहां पर, जैसे विंध्या है, सतपुड़ा है, मैकाल है, महादेव है, अमरकंटक पठार है, ठीक। उसके बाद बंगाल की खाड़ी वाली शाखा देखें हम, तो वहां पर सर्वाधिक वर्षा कहां होगी, नॉर्थ ईस्ट में, तमिलनाडु को छोड़कर, तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से होती है, तो ठंडी वाले जो आपकी बारिश होती है, शीतकालीन वर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। तो तमिलनाडु को छोड़कर जो आपके पूर्वी राज्य यहां सब जगह होगी, पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में होगा, अंडमान निकोबार में होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में होगा, ठीक है। तो वर्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे यहाँ पश्चिमी घाट है, यहीं पर बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा देखेंगे आप, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहां पर है हमारे यहाँ, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है, दिल्ली हरिद्वार का जो कटक है जिसको रिज बोलते हैं, वहां पर जो है मानसून की जो अरब सागर की जो शाखा है और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों का वहां पर क्या होता है, मिलन भी होता है। अब ये जो है पूरा पैटर्न है। अब देखिए यहां पर सीधी बात है, वर्षा पैटर्न को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से, किसी भी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व को ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज यहां पर किस लैटिट्यूड में है, उसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है कि सब ट्रॉपिकल रीजन है ना, जिसको रिलीफ भी बोलते हैं कि पर्वत है, वहां पर उच्चावच कैसा है, प्लेन एरिया है, बगल में आपके सागर है कि नहीं है ना, ये सब चीजें देखते हैं। तो इकोलॉजिकल, क्लाइमेटिक और टेरिटोरियल जो है आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वर्षा की मात्रा जो है निर्धारित की जाती है, ये कारक है आपके, ठीक है। अब समझिएगा कि यहां पर टेम्परेचर के कारण, जैसे सीजन के कारण, ये मेनली आप ग्लोब में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपके सूरज की जो उपस्थिति है वो 0 डिग्री पे होगी, है ना, फिर 21 जून को सीधा कर्क रेखा पर चमक रहा है वो आपका, है ना, ये भी आपको पता होगा, विषुव के बारे में पता होगा, है ना, 22 सितंबर के बारे में आप लोगों को पता होगा, 21 मार्च के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो ये क्या होता है कि जिस तरीके से सूर्य की जो है आपकी गति होती जाती है, सूर्य की अवस्थिति में परिवर्तन होता जाता है, वैसे ही तो वायुदाब पेटियों का भी स्थानांतरण होता है, वही तो हम बोलते हैं ITCZ ऊपर आ गया, है ना, उस चीज से इसको आप क्या करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आपके टेंपरेचर और प्रेशर में डिफरेंस आता है, उससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है उसमें सी सरफेस अगर आप टेंपरेचर ले ले तो उसमें 2 डिग्री तक की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इससे साइक्लोनिक जो आपका वहां पर सर्कुलेशन है वो भी होता है और कम दबाव वाले क्षेत्र जो है वो निर्मित होते हैं, उसी के कारण भारी बारिश वगैरह होती है, नॉर्मल सी चीज है। दूसरी चीज ब्लैक कार्बन एमिशन की बात करें तो ये इसका जो है अलग सा इंपैक्ट देखा जा रहा है कि इससे जो आपकी लो इंटेंसिटी रेनफॉल है उसमें कमी देखी जाती है, जबकि जो यहां पर प्री मानसून सीजन का जो आपका रेन होता है उसमें अधिकता भी देखी जाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो अर्थ का शेप है, कर्वेक्चर है, इसका मतलब ये कि अगर आप हमारे पूरे ग्लोब को देखें, पृथ्वी को देखें, तो जो सूरज की रोशनी है वो आपका 23.5 डिग्री में लगभग जो है 90 डिग्री में प्राप्त हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो यहां पर क्या होगी, तापमान की उपलब्धता होगी, जहां तापमान ज्यादा होगा वहीं तो दाब वगैरह प्रेशर में फर्क आएगा, तो वहां पर वर्षा जो होगी वो प्रचुर मात्रा में होगी। जैसे जैसे हम ग्लोब में ऊपर की ओर देखते जाएंगे तो जो सन रेज आ रही है वो टिल्ट होती जाएंगी, जब टिल्ट होती जाएंगी तो उसकी इंटेंसिटी में फर्क होता जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपके टेम्परेट लैटिट्यूड है या पोलर एरियाज है ये बहुत ठंडा क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, सौर विकिरण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं, तो इसके कारण भी जो है वो वहां पर वर्षा की मात्रा पर फर्क पड़ेगा। उसके बाद ओशियन देख लीजिए आप, महासागरी जो आपकी जलधाराएं होती उसका भी फर्क पड़ेगा, है ना, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। अगर ठंडी जलधारा का एग्जांपल देखेंगे तो आप जो कई सारे आपके डेजर्ट अटाकामा वगैरह देख लीजिए, है ना, अफ्रीका वगैरह में भी देख लीजिए, जो डेजर्ट की डेजर्टिफिकेशन जो उसकी शुष्कता है ना, उसको जो ज्यादा शुष्क बना रही वो ठंडी जलधारा, क्योंकि उसमें ठंडी जलधारा जो है उसमें आर्द्रता नहीं है ना, तो वो जो आपका रेगिस्तान वाला क्षेत्र है उसको और ज्यादा क्या बना देती है, हार्श बना देती है, उसको और ज्यादा शुष्क बना देती है, ठीक है ना। तो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा का फर्क पड़ेगा।
बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, फिर एक कॉन्टिनेंटलिटी का एक कंसेप्ट आता है चाइना के संदर्भ में, आप पढ़ते भी होंगे। जैसे मान लीजिए महाद्वीपीयता का मतलब यह है कि जो भी क्षेत्र है आपके भौगोलिक अवस्थिति की बात कर रहे हैं, कोई क्षेत्र है वो समुद्र से दूर है, मतलब समुद्र जो है उससे दूर है, तो कहने का मतलब ये गर्मी में वहां पर तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, सर्दी में बहुत कम हो जाएगा। इसमें एक कंसेप्ट आप समझिए कि कोई वाटर बॉडी है और कोई आपका प्लेन एरिया है। अब समझिए जो प्लेन एरिया है वो ज्यादा ठोस है, वाटर जो आपका है वो कम ठोस है, आप समझ रहे हैं। तो जब सोलर इंसोलेशन आएगा, है ना, सौर विकिरण आएगी, तो इसमें जो आपकी वाटर बॉडी होगी उसमें ज्यादा अंदर तक जा पाएगी, है ना, ज्यादा अंदर तक, लेकिन इसमें क्या होगी, ऊपर ही रह जाएगी। तो जो आपका प्लेन एरिया, जो ठोस एरिया, वो जल्दी गर्म भी होगा, जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन जो आपका पानी वाला निकाय है, वाटर बॉडी है, वो देर से गर्म होगा, देर से ही ठंडा होगा। इस फिनोमेना के कारण भी आप ब्रीज वगैरह का, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट भी आप लोग देखते होंगे, इसका भी बहुत बड़ा क्या योगदान है किसमें, क्लाइमेटिक कंडीशंस को निर्धारित करने में, और आपकी वर्षा से भी संदर्भित है आपका। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो इससे भी जो है वहां पर कहीं ना कहीं वर्षा की मात्रा प्रभावित होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका मान लीजिए रिलीफ की बात कर रहे हैं ना, तो आप वेस्टर्न घाट वाला पार्ट देखिए, तो एक तरफ आपका बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो एक तरफ आपका वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है। कारण क्या कि जो आपकी आर्द्रता युक्त हवा आई, तो जब वो पर्वत से टकराई, पहाड़ों से हाइट पे गई, तो वहां पर उसने अपनी पूरी आर्द्रता लूज कर दी, तो जब दूसरे साइड गई वो, तो वो वृष्टि छाया प्रदेश हो गया, वहां पर रेगिस्तान देखने को मिलेगा, वहां पर शुष्कता देखने को मिलेगी। ठीक है ना, और एक तरफ आपको पर्याप्त बारिश भी देखने को मिलेगी, है ना। तो हाइट भी डिसाइड करती है, लैटिट्यूड भी डिसाइड करती है कि वहां पर जो पवन प्रणाली है वो किस तरीके से संचालित होगी, किस तरीके से वहां टेंपरेचर और प्रेशर में डिफरेंस आएगा, और वो सीधा सीधा रेनफॉल से रिलेटेड है। ठीक है ना, कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब आपने समझ लिया। ठीक है, महासागरीय धाराएं जो है सीधा सीधा फर्क डालती है वर्षा और जलवायु की मात्रा पर। ठीक है, और हाइट का सीधा सीधा फर्क पड़ता है। ठीक है ना। अब ये समझ लीजिए कि अगर कहीं पर आप कई जगह आप देखेंगे कि मतलब आर्द्रता युक्त हवा तो आ रही है ना, लेकिन वहां पर कोई पहाड़ या अवरोधक नहीं है, तो वो हवा बाईपास हो जाती है इस क्षेत्र में, तो वहां पर बारिश जो है उपयुक्त मात्रा में नहीं रिसीव होती है। ठीक है, अब इस साल के लेट मानसून के लिए कारण दे रहे हैं, है ना, तो सीधी बात है कि आगमन की तिथि के रूप में भारत में मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं कि 1 जून को माना जाता मानसून आ जाएगा। तो यहां पर, और यही जो साउथ वेस्ट मानसून है भारत में 80% वर्षा के लिए जिम्मेदार है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो इस साल जो आपका जो आपका सुस्त पड़ गया या कम है आपका जो ये मानसून है, तो इसके कारण ये बोल रहे हैं कि 6 दिन पहले जो है यहां पर जब मानसून पहुंचता है, ठीक है, तो यहां पर 2 जो आपके जुड़वा चक्रवात, एक आसानी है एक करीम है, उसका विकास हुआ, वृद्धि हुआ और वो नष्ट हो गया। उसके कारण जो है मानसून जो है पहले आ गया। ठीक है, और ये अपनी वेस्टर्न ब्रांच के साइड में ये आपका क्या वीक पड़ गया। ठीक है, ये एक रीजन बता रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है मानसूनी जो वर्षा है हमारे यहाँ, वो वैश्विक घटनाओं से भी प्रभावित होता है ना, एल नीना वगैरह भी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऐसा समझिए एल नीना और ला नीना जो है वो नॉर्मल सी चीज है। ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अगर आप साउथ अमेरिका वाला पार्ट देखेंगे और ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका पेरुवियन करंट है, हमबोल्ट भी बोलते हैं, तो ठंडी करंट है यहाँ पर। ठंडी मतलब टेम्परेचर कम होगा यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये जो हमारे यहाँ है ये हमारे मानसून पे ऋणात्मक प्रभाव डालेगा, असामान्य स्थिति इससे रिलेटेड है ये आपका। ठीक है ना, दक्षिणी दोलन वगैरह का भी कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोर पार्ट है, मैंने ज्योग्राफी की सीरीज में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया, आप वहां से भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी की भी सीरीज है, वहां पर भी मैंने किया है ज्योग्राफी की सीरीज में, और आपका बर्नवाल वाली सीरीज में भी मैंने किया है उसको, है ना, तो आप देख सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, अलग से इसको जो है आपको इसको डिटेल में मैं और बता दूंगा। ठीक है ना, काफी समय इसमें लग गया, इंपॉर्टेंट था इसलिए। यहाँ पर भारत में मानसून और वर्षा पैटर्न के तंत्र को स्पष्ट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको लिखने की कोशिश करिएगा, ये एक तरीके से नोट्स के भी काम करेगा आपके लिए। ठीक है ना, गोल 2.0 जो है डिजिटली आप स्किलिंग यूथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल का जो आपका ये कार्यक्रम है उसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। तो 2011 का सेंसस है, उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन जो पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं, है ना, तो 8.6% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन
रिजर्वेशन है, एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं तो इनका वेलफेयर जरूरी है, तभी सतत विकास को हम मूर्त रूप प्रदान कर पाएंगे। सेक्स रेशो की बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब में ज्यादा है, वहां पर जेंडर जो है डिस्पैरिटी कम देखी जाती है, 990 है वहां पर, जो आपका क्या है वहां पर सेक्स रेशो 990, जबकि नेशनल जो एवरेज हमारे यहाँ सेक्स रेशो का देखा जाता है जो डेटा है 943 है। लिटरेसी रेट यहाँ पर कम है, 59% है। गोल 2.0 क्या है तो ज्वाइंट इनिशिएटिव है मेटा, फेसबुक का और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। ये जो इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य क्या है तो डिजिटल एस्पेक्ट में जो यूथ है आपके 10 लाख यूथ है उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपकी स्पिरिट है उसको बढ़ाना, कौशल विकास करना उनका, है ना, डिजिटली, है ना, डिजिटल जो है कौशल विकास करना उनका, ताकि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन किया जा सके, उनकी आय में वृद्धि की जा सके, उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके। और इसमें भी फोकस यूथ को किया गया है और वुमेन लेड बिजनेस को भी यहां पर फोकस में रखा गया है, ताकि उनके लिए रोजगार के जो अवसर है उनको सृजित किया जा सके, है ना, डिजिटली जो है उनको एम्पावर्ड करने के लिए। अब ये जो प्रोग्राम है ना, इसको आइडेंटिफाई जो है किया गया है। अब ये समझिएगा कि इसमें जो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि गोल जो भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भागीदार बनना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो जो है वहां पर मेंटरशिप भी प्राप्त कर सके, है ना, उसके लिए मेटा बिजनेस कोच वगैरह होगा, है ना, जो यहां पर जो भी भागीदार होंगे उनको इस तरीके का अवसर प्रदान करेंगे कि वो स्किल डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए सीख सके, सीखने के लिए एक तरीके से यहां पर कोच वगैरह की व्यवस्था है, ताकि वो अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सके, किस तरीके से जो है अपनी आय को बढ़ा सके, है ना, उसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूज करके किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सके, वो सब स्किल्स को उनको बताने के लिए उनको मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी, है ना, मेंटर की भी व्यवस्था यहां पर किया गया है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि इनको एम्पावर किया जाएगा जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे कि किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी में वो सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें, है ना, इसके लिए लाइव सेशंस वगैरह भी फेसबुक जो है वहां पर आयोजित कराएगा, वो भी 9 भाषाओं में, है ना, ताकि जो ट्रेनर्स हों वो टॉपिक्स जो भी लें, जैसे एंटी स्कैमिंग एजुकेशन है, सेफ ऑनलाइन रहना किस तरीके से, मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे लड़ाई करना है, तो ये सब चीजों के बारे में भी उनको जानकारी दिया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। वो भी जो आपके ट्रेनर्स होंगे 9 लैंग्वेजेस में ये सुविधाएं उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। नॉर्मल सा टॉपिक है ना, इस पे सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको हम जो है एक तरीके से यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्राइबल लोग हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं, उनके लिए सरकार हमारी कार्य कर रही है। इसके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका 50,000 से अधिक जो आपके SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कमेंट बॉक्स में बताइए, वो कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है हमारी पूरी टीम को, ठीक है ना। तो यहां पर ये बताया जा रहा है जो ट्राइफेड है या जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनसे जो जुड़े 10 लाख परिवार हैं, है ना, उनके जो अपने उत्पाद थे उनको एक तरीके का एक्सपोजर मिला, एक तरीके से प्लेटफॉर्म मिला ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाए और उसका अच्छा मूल्य अर्जित कर सके। गोल 1.0 के बारे में बता रहे हैं कि 2019 में इसको भी लॉन्च किया गया था। ये भी आपका ज्वाइंट इनिशिएटिव था, वही ट्राइबल मिनिस्ट्री हमारी और फेसबुक के द्वारा। इसके अंतर्गत जो पहला फेज था उसमें लोगों को जो है इंस्पायर करना, कनेक्ट करना, है ना, ट्राइबल यूथ जो है उनका कौशल विकास करना, ठीक है ना, ये सब था उसके अंतर्गत, ठीक है। और उनको जो है उसके अंतर्गत कई लोगों ने जो है ऐसे व्यवसाय भी विकसित किए हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर भी मिला है ना। और पहले चरण के परिणाम स्वरूप जो भी आपके ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने जो इसके अंतर्गत पार्टिसिपेंट थे, है ना, जो प्रतिभागी थे, उन्होंने ये स्वीकार भी किया है 75% लोगों ने कि भैया इन्होंने जो है वहां से सीखा है, कौशल विकास किया है, उनके पारस्परिक कौशल में सुधार हुआ है और अब वो अपने विचारों को शब्दों में बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम है, कम्युनिकेट करने में सक्षम हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एम्पावरमेंट हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य जो है आदिवासी और स्वदेशी जो आपके समुदाय हैं, है ना, उनके अंतर्गत युवाओं और महिलाओं को सशक्त करने का है। वो भी जो है डिजिटल जो इकोनॉमी है उसमें किस तरीके से एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर सके और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करके जो है उनके अंतर्गत नेतृत्व कौशल को बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य था। कुल मिलाकर ऐसे समझिए कि जो भी आदिवासी समुदाय हैं, है ना, उसके जो युवा हैं, उसकी जो महिलाएं हैं, उनको डिजिटली एम्पावर्ड करना, उनके सामुदायिक विकास में
है ना, उनकी नेतृत्व कौशल को बढ़ाया गया है, उसमें जो है उनको सशक्त किया गया है। वो इस कार्यक्रम का एक वो भी उद्देश्य, नॉर्मल से पॉइंट है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है ना। ये है राइटिंग स्किल बस, ठीक है। इसके बाद डिजिटल इंक्लूजन हुआ इसके द्वारा, सीधी बात है, वल्नरेबल ग्रुप्स को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। और इसमें ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का भी आप जो है पूरा एक एंगल डाल सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस है उसमें ये बोल रहे हैं कि महिलाओं के नेतृत्व पर जो है वहां पर ध्यान संकेंद्रण किया गया ताकि अर्थव्यवस्था में उनका सक्रिय योगदान सुनिश्चित किया जा सके, है ना। इससे क्या हुआ है कि इससे क्या होगा बताइए, जब महिलाओं को वहां पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका में लाएंगे तो जो जेंडर गैप है उसको भी कम कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि डिजिटली स्किल दे पा रहे हैं हम। डिजिटल स्किल्ड जो वुमेन होंगी वो आपकी एम्पावर्ड हो जाएंगी कि नहीं, और यंग ट्राइबल गर्ल्स जो होंगी, तो इससे जो आपका जेंडर गैप है वो कम होगा कि नहीं होगा, है ना। जो जेंडर डिस्पैरिटी उसको कम कर सकेंगे, इक्विटी को बढ़ा सकेंगे वहां पर। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको जरूर लिख के दिखाइएगा कि भारत में जो आपकी एसटीज वगैरह है उनकी लिटरेसी रेट कम है ना, उनके सोशल इंडिकेटर्स या स्वास्थ्य संकेतक देखेंगे वो भी खराब है ना। तो उनके सामाजिक एकीकरण और आर्थिक उत्थान में किस तरीके से इनका महत्व है, ये जो आपका गोल 1.0 और लक्ष्य जो आपका 2.0 है उसके अंतर्गत, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस शो करना है इसके संदर्भ में, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर लिख के दिखाया करिए, आप लोग लिख के दिखाते नहीं है ना। इसके बाद जो थर्ड हमारा टॉपिक है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, बिल्कुल सिंपल सा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, सेकंड पेपर का हमेशा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान की, वो उसकी भौगोलिक अवस्थिति है, उसी के कारण उसकी भू राजनीतिक, जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल दोनों इंपॉर्टेंस है ना। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो ये एक तरीके से जहां सिचुएटेड है वो क्रॉस रोड है, किसके लिए? अगर आप इंडिया के संदर्भ में ऐसे देखेंगे तो ये आपका जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है, चाहे सेंट्रल एशिया हो चाहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसके लिए एक तरीके से क्रॉस रोड का काम करता है, ट्रांजिट रूट में है आपका, ये ट्रांसपोर्ट हब भी है ये आपका। क्यों? उसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि ये जो एंशियंट सिल्क रूट था जो चाइना वगैरह से आ रहा था, उस पर भी ये आपका क्या था, अवस्थित था, है ना। इसीलिए हमेशा हॉट बेड बना हुआ होता है ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के लिए। वहां पर हमेशा जो है, अभी तक देखेंगे तो लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, तो वहां पर जो है शासन व्यवस्था स्थिर नहीं है, तो शांति और स्थिरता के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, पूरे वैश्विक संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि सार्क नेशंस में अकेला यही एक ऐसा देश है जिससे भारत का जो है वो बहुत ज्यादा पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा है। ऐतिहासिक संदर्भों से अगर हम देखें कि यहाँ की जो जनता है उसके बीच जो भारत का एक प्रमुख महत्व है, इकलौता ऐसा सार्क देश होगा ये, है ना, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं अभी। इसके बाद आप देखेंगे कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में, प्रगाढ़ संबंध भी रहा है हमारा। इसके बाद हमने इनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी की है कुछ समय पहले, रिसेंट पास्ट में आप देखेंगे। इसके कारण दोनों देशों के बीच जो संबंध और भी ज्यादा प्रबल हुए हैं, चाहवार पोर्ट वगैरह का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। तो भारत जो है हमेशा से अफगानिस्तान के लिए एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है, ठीक है। और जो साउथ एशिया वाला पार्ट है, इसमें भारत जो है अफगानी उत्पादों के लिए एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। 2019-20 में अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत में जो अफगानी व्यापार है उसको विस्तार करने के लिए उस उद्देश्य से 2017 में एक डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाने की भी बात की गई है, उसको लॉन्च भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो 3500 अफगान नेशनल्स होते हैं वो आपके भारत में शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए प्रति वर्ष आते हैं, ये इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके बाद बताई जा रही है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में भी हम उनको सहायता करते हैं। जैसे अभी अफगानिस्तान में जो आवश्यकता थी आपकी 50,000 मेट्रिक टन गेहूं की, है ना, तो वहां पर जो है उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने 20,000 मीट्रिक टन गेहूं को ट्रक के माध्यम से FAO जो है आपका वर्ल्ड जो आपका फूड प्रोग्राम है ना, तो उसके द्वारा जो है वहां पर उसको उपलब्ध कराया हमने 20,000 मीट्रिक टन। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक तरीके से सहायता किया हमने, है ना, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ये हमारी। इसके बाद ईरान में जो अफगान शरणार्थी है, रिफ्यूजीज वगैरह जो थे, है ना, ईरान में बात कर रहे हैं ना, वहां पर जो समस्या थी उसके कारण, तो भारत द्वारा जो ईरान में अफगानी शरणार्थी थे उनको 13 टन जो है आपका क्या दिया गया, मेडिसिन, 5 लाख डोजेस कोविड-19 वैक्सीन के दिए गए, उसके साथ जो है कई मिलियन जो 5 लाख
खुराक जो है आपकी कोरोना वायरस वैक्सीन की दी गई और 1 मिलियन जो खुराक है कोवैक्स भी वहां पर दिया गया भारत के द्वारा। तो ये हेल्प बता रहे कि इस तरीके से हमने अफगानिस्तान को हेल्प भी किया। अब ये समझिए कि तालिबान जैसे वहां पर आ गई रिजीम में, शासन व्यवस्था में, तो किस तरीके से भारतीय हित पर वो प्रभाव डालेगी, किस तरीके से भारत के लिए चुनौती है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, उसके संदर्भ में पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला ये कि जो आपका सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ने वाली जो हमारी परिवहन परियोजना है उसका इंप्लीमेंटेशन क्रियान्वयन रुक गया, जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, है ना, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। ग्वादर, चाबहार, उसको काउंटर करने के लिए हमने यहां से एंट्री ली थी, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान वहां नाटक कर रहा था। पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है तालिबान गवर्नमेंट को, तो ये हमारे लिए एक तरीके से स्ट्रैटेजी चैलेंज का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद जो भारत का सिविलियन इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, संसद वगैरह भी बना रहे थे हम वहां पर, तो जो उसमें भी हेल्प कर रहे थे। तो अफगानिस्तान में जो भी हमारा सिविलियन इन्वेस्टमेंट है अब वो तालिबान के रेजिम के अंतर्गत सेफ नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो चाइना, पाकिस्तान और तालिबान का जो आपका आपसी संबंध है, जिनका ये धुरी जो है वो कहीं ना कहीं भारत की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे टेरर फाइनेंसिंग की बात करें, है ना, तो जो ड्रग ट्रेड वगैरह होता है, अफीम वगैरह जो होता है, उसकी जो आपकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, इस तरीके के जो अपराध है वो बढ़ सकते हैं, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान जो है आपके और ईरान जो है, एक तरीके से अगर इनको देखा जाए तो ये एंटी अमेरिका एक्सेस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत के जो रिलेशंस हैं रशिया ईरान के साथ, तो उस पर कहीं ना कहीं जो चुनौती उत्पन्न करेंगे उस पर ऋणात्मक प्रभाव डालेंगे। तो इसके लिए भारत को बहुत प्रैग्मेटिक वे में अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो अफगान सॉइल है, जो अफगान भूमि है, उसको जो आतंकवादी है अपने हितों के लिए यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे लिए थ्रेट पैदा करेगा कश्मीर में सुरक्षा को लेके। तो आगे का समाधान क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि भारत को जो अपना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान में, वो लगातार बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है, और वहां के लोगों के क्षमता निर्माण करना चाहिए ताकि वो टेररिज्म का सामना कर सके, टेररिस्ट ग्रुप को जो है वहां पर जो है खत्म कर सके, अपने देश में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र को स्थापित कर सके, है ना। तो ये आपका क्या है, वे फॉरवर्ड के अंदर आ सकता है। इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से भारत ने अभी जो है तालिबान के साथ जो है आपका संपर्क स्थापित करने के क्रम में एक इनिशिएटिव लिया है कि वहां पर एम्बेसी हमने ओपन कर दी, तो उसका सीधा सा आशय ये लगाया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है उसको हमने भी वैधता प्रदान कर दिया, उसका एक साइन है ये, ठीक है। इसके बाद जो भारत मध्य एशिया सम्मेलन है उसका मुख्य उद्देश्य जो है आतंकवाद, टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो मादक पदार्थों की अवैध आपूर्ति है, अवैध प्रवासी है, ये जो आपके 3 मेन हमारे लिए खतरे हैं उनको ध्यान रखने के लिए, ध्यान में रखते हुए उनको जो है प्रायिकता, उनको जो है प्राथमिकता देते हुए अफगानिस्तान के साथ हमको इंगेजमेंट को और बढ़ाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या है यहां पर, इसको लिख के दिखाइएगा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान के द्वारा कब्जा किया गया है उसके बावजूद भारत को वैश्विक नेता के रूप में उभरने और भारत में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अफगान लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी या भागीदारी जारी रखनी चाहिए। यह एक स्टेटमेंट हो गया, इसको आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। देखिए क्रिटिकली एनालाइज, ये जो आपके पिछले वर्ड होते हैं इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये होता है कि हमको पहले थोड़ा सा इंट्रो देना है, फिर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना है, नेगेटिव उसका एस्पेक्ट लिखना है, उसके बाद हमको वे फॉरवर्ड लिखना है। वे फॉरवर्ड हमेशा प्रैग्मेटिक मैनर में होना चाहिए, है ना। ये बोल देते हैं कि क्रिटिकली जो है आपका इवैल्यूएशन करो, तो कोई बोलता है कि नेगेटिव जो आपका पार्ट है उसको हमको कंक्लूजन में बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। जब भी आप कंक्लूजन दे रहे हैं वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि आप किस तरीके से प्रैग्मेटिक कंक्लूजन वहां पर रख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो अभी जो हमारे पीएम है उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस गठबंधन को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैटेगराइज करने के लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है। 28 अगस्त 2019 को कैबिनेट ने अप्रूव किया था। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसका सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में है। इसको जो है 480 करोड़ का सपोर्ट दिया गया, फंडिंग सपोर्ट। अब ये है क्या, तो इसको लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट चल रही थी 23 सितंबर 2019 को, कहां पर, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब ये जो है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप है, इसमें सरकारें भी होंगी राष्ट्रीय स्तर की, इसके बाद यूएन की एजेंसीज भी होंगी, उसके प्रोग्राम भी होंगे, बहुपक्षीय जो आपकी संस्थाएं होंगी वो भी होंगी, डेवलपमेंट बैंक्स भी होंगे, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, एकेडमीज जो आपके एकेडमिशियंस हैं, एकेडमिक्स हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे, नॉलेज के संदर्भ में जो संस्थान कार्यरत है वो भी होंगे। तो इसमें लगभग सारे स्टेक होल्डर्स को लिया गया है। अब इसमें करेंगे क्या, तो हम भैया जो भी आपका डिजास्टर से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको
बनाएंगे, है ना, ताकि वो कैपेबल हो, उसको प्रोत्साहित करेंगे कि जो भी डिजास्टर से रिस्क है उसको कैसे कम किया जा सके, उससे कैसे निपटा जा सके, क्लाइमेट और डिजास्टर से जो रिस्क है तो उससे बचने के लिए हम जो है रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे जो डिजास्टर के ऋणात्मक प्रभावों को कम कर सके और उसी के द्वारा हम सतत विकास को प्राप्त करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अब ये समझिए कि इसके कैटेगराइजेशन से ये जो आपका कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इसको एक तरीके से कैसा स्टेटस दे रहा है, इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनली लीगल पर्सोना दे रहा है, ताकि वो एफिशिएंट और इफेक्टिवली काम कर सके, फंक्शन कर सके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अब इसके लॉन्चिंग के बाद से 31 देश, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इसके मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें जो ज्यादा संवेदनशील देश हैं, है ना, उनको प्रायोरिटी पे रखेंगे, हम वहां पर भी काम करेंगे, है ना, वहां पर सारे एस्पेक्ट पे काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिटी की जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पर भी अवसंरचना फंडिंग भी उनको देंगे, है ना, तभी तो बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हेल्प करेंगे जो आपके वल्नरेबल ज्यादा देश है, जैसे मान लीजिए समुद्र तटीय जो आपके देश हैं उनको प्रायोरिटी पे रखेंगे, है ना, तो उनको भी वहां पर जो है सशक्त किया जाएगा ताकि वो आपदा का जो है सामना कर सके। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि भारत जो है उसको भी हेल्प होगी इससे, क्योंकि हमारे भी जो है इंटरेक्शन होगा एक्सपर्ट से, कई सारी संस्थाओं से, तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने देश में भी जो है वो क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे और इस संरचना को आगे ले जा सकेंगे। इसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप समझिए इसका फंक्शन क्या होगा, तो सीधी बात है, ये जो आपका डिजास्टर से रिलेटेड आपका रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रैपिड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है ये, है ना, और उसके अंतर्गत जो आपकी मान लीजिए जब कहीं आपदा आती तो होता क्या है, बेसिक जो सर्विसेज हैं वो आपकी वहां पर क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, जैसे खाने की सुविधा, हाइजीन की समस्या हो जाती है। आप देख लीजिए बाढ़ आई अगर कहीं पर, है ना, तो क्या होता है, भूकंप आता है तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है वहां पर, है ना, बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक सर्विसेज जो है वहां पर इंटरप्ट हो जाती है, तो खाने वगैरह कैसे देना है, वहां पर लोगों को रेस्क्यू कैसे कराना, ये सब समस्याएं हो जाती है। तो उन बेसिक सर्विसेज के लिए यूनिवर्सल एक्सेस देना, उसको एक्सपैंड करना, है ना, ये सब जो है इसके अंतर्गत लाया जाएगा, इसके फंक्शन के अंतर्गत है वो। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके वर्गीकरण का उद्देश्य तो सबसे पहले तो ये कि भैया इनको जो है लेजिटिमेसी दे दी गई ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे से काम कर सके। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो सदस्य देश होंगे, है ना, उनको यहाँ पर एक दूसरे जैसे बहुत सारे देश है तो एक दूसरे को हेल्प कर सकेंगे, वो यहाँ पर राहत कार्य में विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, उसी तरीके के जो उद्देश्य हैं उनके लिए जो सदस्य देश के विशेषज्ञ हैं उनको प्रेरित करना कि वो बताएं किस तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया जाए, है ना, आपदा के संदर्भ में भी, है ना, तो यहाँ पर आपका प्रिवेंटिव मेजर भी होगा, क्यूरेटिव भी होगा कि आपदा आने के पहले किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, फिर आपदा के बाद राहत कार्य के लिए किस तरीके से काम करें, है ना, और जो विशेष रूप से ज्यादा संवेदनशील देश है उसमें किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तो ये सब काम वहां पर होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो फंडिंग वगैरह होगी वो वैश्विक स्तर पर अब मिलेगी, है ना, और सदस्य देश जो है यहाँ पर योगदान भी कर सकते हैं अपने तरफ से। ठीक है ना, तो सीधी बात है यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम एंश्योर करेंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हमको असिस्टेंस मिल जाएगा, फंडिंग के लेवल पे मिल जाएगा, एक्सपर्ट्स का जो है एक दूसरे में इंटरेक्शन हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का यूज हो जाएगा, तो सारी जगह से विन विन सिचुएशन है ये आपकी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी कंट्रीज वगैरह हैं जो आपकी वीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना, तो उनको जो है यहाँ पर फंडिंग वगैरह की, टेक्नोलॉजी वगैरह की भी सुविधा मिल जाएगी। ठीक है ना, अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये सीधा सीधा सिंक्रोनाइज्ड है, किससे, एसडीजी गोल से सीधा सीधा आपका सामंजस्य स्थापित करेगा, पेरिस क्लाइमेट डील से जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसको भी यहाँ पर सिंक्रोनाइज करके इन सबसे सिंक्रोनाइज करके इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं जो है ये पूरे विश्व के लिए, हर देश के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपदाओं का जो आगमन है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड को भी एक जो है आपदा के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि जो भी आपके देश है वैश्विक स्तर पर जो इसके मेंबर्स वगैरह हैं, है ना, तो वो अंतरराष्ट्रीय मानक पर जो उपलब्ध समाधान है उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसको आप देख लीजिएगा कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जो आपकी तटीय देशों की संवेदनशीलता बढ़ रही है, विकासशील देशों के लिए जो वित्त पोषण, विशेषज्ञता की जो उपलब्धता नहीं है, उसके
पृष्ठभूमि में इसके इंपॉर्टेंस बताइए। आप आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के महत्व पर प्रकाश डालें। तो यही आपको बता देना किस तरीके से फंडिंग मिलेगी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में किस तरीके से जो स्पेशलिस्ट हैं उनका असिस्टेंस मिलेगा, है ना, वो सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस। पॉल्यूटर पे आपने प्रिंसिपल सुना होगा कि जिसने पॉल्यूट किया वो उसको जो है बियर भी करे, उसको जो है वहां पर कुछ मूल्य जो है प्रदान करे, ताकि उतना जो है हम वापस से प्रकृति का संरक्षण कर सके, उसको रिस्टोर कर सके। ठीक है, तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि निजी और सार्वजनिक वित्त जो है अभी जुटाने में लोगों का उत्साह जो है वो कम है इस तरीके के संदर्भ में, कि मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है उनके भुगतान में जो है कमी देखी जा रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, है ना, इंसेंटिव की तरह होता है ये आपका। ठीक है ना, जैसे बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड टैक्सेस हो गए, फीसेज हो गए, है ना, जो आपके शुल्क वगैरह लिए जाते हैं, फिर वहां पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ट्रेडेबल परमिट्स वगैरह होते हैं, तो वो इकोसिस्टम सर्विस के बिहाफ पे दिए जाते हैं। नॉर्मल सी चीज है, आप समझिएगा। कार्बन ट्रेडिंग वगैरह आप लोगों को पता होगा ना, क्योटो प्रोटोकॉल से आया था, उसी से रिलेट करके आप इसको पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। तो यहाँ पर जो आर्थिक साधन है उसके माध्यम से, अब ये मान लीजिए यहाँ पर किसी पॉल्यूटर ने जो है पॉल्यूट किया, अब उसने कोई जो है फीस दी, शुल्क दिया किसको, गवर्नमेंट को, तो सरकार क्या करेगी, उस शुल्क का उपयोग करेगी बायोडायवर्सिटी को वापस से रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये वित्त पोषण के प्रभाव को प्रभावित करता है। ठीक है ना, अब इसमें कई तरीके से शुल्क होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बायोडायवर्सिटी जो फाइनेंस होता है उसको मोबिलाइज किया जाता है, तो कई सारे पेस्टिसाइड जो आपकी लेवीज वगैरह होती है, एडमिशन फीस होता है नेचुरल पार्क में, हंटिंग और फिशिंग परमिट्स होती है, फीस उसके लिए लगता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिससे शुल्क लेती है सरकार, है ना। तो इसमें जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ी है, सरकारी समर्थन जो है बढ़ा है, लेकिन इसके लिए निजी और सार्वजनिक जो वित्त है उसको जुटाने में लोगों के जो पार्टिसिपेशन है वो कम है, और उनको देखा जा रहा है कि उनमें उत्साह की कमी है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस, तो ये एक तरीके से नेचर कंजर्वेशन का एक पार्ट है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके द्वारा हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, है ना, और इंक्रीज कर सकते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज को। इतना ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट जो आपका चेंज के कारण हमारे यहाँ जो बायोडायवर्सिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उसको कम कर सकते हैं, वापस तक रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है वृक्ष लगा सकते हैं, है ना, इस तरीके के आयामों को अपना सकते हैं। ठीक, इसके द्वारा जो है दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि जब प्रकृति का संरक्षण करेंगे, बायोडायवर्सिटी जब आपकी बैलेंस होगी, क्लाइमेट चेंज कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका क्या होगा वो कम होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें जो है आपकी वो क्या हो जाएंगी, सम्यक हो जाएंगी। तो इससे प्रकृति का संरक्षण भी होगा और गरीबी उन्मूलन भी किया जा सकेगा। तो इससे जो है दोनों लक्ष्यों की प्राप्त की जा सकती है, दोनों लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है ना। ठीक है, अब इसके संदर्भ में यह भी बताया जा रहा है कि जो रिसर्च है, पॉलिसी मैंडेट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में, ना तो अनुसंधान में ना पॉलिसी के मैंडेट में जो है बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है इसके माध्यम से, है ना। तो इसको लोग जो है वो उतनी महत्ता नहीं दे रहे हैं जितनी महत्ता दी जानी चाहिए। अब इसमें मेन क्या बाधाएं हैं वो बता रहे हैं। तो सीधी बात है, इकोलॉजिकल सर्विसेज की जो वैल्यू है उसके असेसमेंट जो है अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड टास्क है ना, कि मान लीजिए किसी ने एक प्लांट लगाया और वहां पर जो है 20 पेड़ों को काट दिया, तो उस 20 पेड़ों की क्या वैल्यू है ना, ये कैसे निकालेंगे, अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। इसके बाद आप देखेंगे मैकेनिज्म जो है, इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है वो हमारे यहाँ लैक करता है कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लैक करता है, तो उसके कारण भी जो मोबिलाइजेशन है फंडिंग वगैरह का उसमें प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद जो लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको किस तरीके से मॉनिटर करें, है ना, जो डेवलपमेंट के बेनिफिट्स है उसका क्या स्कोप है, जो फंड्स है उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो ये सब भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टास्क है ना, नॉर्मल सा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपकी पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस है ये एक स्टेप फॉरवर्ड है एंश्योर करने के लिए पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, इसको एनालाइज करिए, है ना। जो हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसके अंतर्गत इसको बताया गया था पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। मतलब मान लीजिए कि कोई मोबाइल निर्माता कंपनी है, तो उसमें उसने जितना पोल्यूशन किया है तो उसको वही पे करेगा, तो किस तरीके से जो है रिसाइकल करेगा, किस तरीके से उसका जो है वापस से इस तरीके का निपटान किया जाए कि वो जो है प्रकृति में प्रदूषण ना फैला पाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई से प्लास्टिक पे, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लग गया,
है ना, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके के कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कई सारी फर्म्स बनाती हैं, तो उससे प्रदूषण होता है, तो उसका समाधान भी वही कर रहा होगा जो वहां पर पॉल्यूट कर रहा होगा, है ना, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है, ठीक है। तो उसको जो है एनालाइज करना है, इसको आप लिख के बताइएगा और आंसर जरूर लिख के दिखाया करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, ट्राइफेड से रिलेटेड पहला एमसीक्यू है। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि ये जो आपका इसका अस्तित्व में आया जब ये, तो कब आया, 1987 में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये नेशनल लेवल का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो फंक्शन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, ये कि इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, ये भी ठीक है। ये एक तरीके से कार्य करता है सुविधा प्रदाता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में और सेवा प्रदाता के रूप में, किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए, ट्राइब्स के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, ठीक है। तो चारों के चारों जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा उपकर अधिनियम है, जीएसटी कंपनसेशन सेल्स एक्ट 2017, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू, ठीक है, मान लीजिए राजस्व की कमी हो जाती है, तो उसमें केंद्र द्वारा जो राज्यों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा उपकर जो है अधिनियम लाएगा, इसी के माध्यम से उनकी भरपाई की जाएगी, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसमें कंपनसेशन के लिए जो बेस ईयर लिया गया है 2015-16 लिया गया है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका वो था, करेक्ट सी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।